This is Dr. Vijay Lakshmi Naidu, Assistant Professor Botany, Government VYT PG Autonomous College, दुर्ग। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये एमएससी बॉटनी के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के यूनिट 1 का भाग है। इस टॉपिक को आज हम कुछ सब टॉपिक्स के अंतर्गत समझेंगे और ये सब टॉपिक्स हैं जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ जीन्स with relation to their expression, principles of general expression, steps involving regulation of gene expression, genes regulation in prokaryotes, transcriptional regulation, the operon models, और tryptophan operon in bacteria। सबसे पहले हम देखते हैं जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन is used in the synthesis of a functional gene product. These products are often proteins. यानी कि जीन एक्सप्रेशन वो प्रोसेस है जिसके तहत जीन्स में निहित इंफॉर्मेशंस को फंक्शनल जीन प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस हेतु उपयोग में लाया जाता है और ये प्रोडक्ट्स ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स जैसे कि ट्रांसफर आरएनए या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स फंक्शनल आरएनए होते हैं। The process of gene expression is used by all known life. लगभग सभी जीवों में जीन एक्सप्रेशंस देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियाज, आर्कीबैक्टीरियाज, and it is even utilized by viruses to generate the macromolecular machinery of life. Regulation of gene expression or gene regulation includes a wide range of mechanisms that are used by cells to increase or decrease the production of specific gene products like proteins or RNAs. Often one gene regulator controls another and so on in a gene regulatory network. What is gene? Gene किसे कहते हैं? A gene is the basic physical and functional unit of heredity. Genes are made up of DNA. Some genes act as instructions to make molecules called proteins. जीन्स को उनके एक्सप्रेशंस के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। हाउसकीपिंग जीन्स, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी कहा जाता है। The housekeeping genes are expressed at a fixed rate irrespective to the cell condition और इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। Whereas the controllable genes are expressed only as needed. Their amount may increase or decrease with respect to their basal level and डिफरेंट कंडीशन। इनका स्ट्रक्चर रिलेटिवली कुछ
कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देखें, द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन दैट इज ट्रांसक्रिप्शन enables prokaryotes to control their metabolism. Regulation of transcription is based on the accessibility of RNA polymerase to the gene being transcribed and is directed by an operon which consists of structural genes, an operator and a promoter gene. इस जीन रेगुलेशन को अगर हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें तो ऑर्गेनिजम्स में हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम सिंथेसिस ऑफ द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इस मैसेंजर आरएनए में, देन मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन, फिर आता है प्रोटीन सिंथेसिस जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन टारगेटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, और फिर प्रोटीन का डिग्रेडेशन। ई कोलाई बैक्टीरिया का लैक ओपेरॉन मॉडल है। ओपेरॉन सर्कुलर डीएनए का वो हिस्सा होता है, वो भाग होता है जिसमें स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन्स होते हैं और स्ट्रक्चरल जीन्स के फंक्शन को ये जीन्स कोऑर्डिनेट करते हुए कंट्रोल करते हैं। इस ई कोलाई बैक्टीरिया के लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिन्हें लैक Z, लैक Y और लैक A नाम दिया गया है। इनका फंक्शन होता है ये मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, फलस्वरूप सेल्स में प्रोटीन्स यानी कि एंजाइम्स का निर्माण होता है। ऑपरेटर जीन जो कि इन स्ट्रक्चरल जीन्स के एडजेसेंट होता है और यहाँ रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट जिसे कि रिप्रेसर कहा जाता है अटैच होता है। प्रमोटर जीन वो साइट होता है जहाँ के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होता है या बाइंड होता है। प्रिबनाउ के मॉडल 1975 के अकॉर्डिंग प्रमोटर जीन्स में 3 साइट्स होते हैं। ये हैं रिकग्निशन साइट, बाइंडिंग साइट और मैसेंजर आरएनए इनिशिएशन साइट। रेगुलेटर जीन्स वो जीन्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स को रिप्रेसर कहा जाता है। इस प्रकार से एक ओपेरॉन की संरचना होती है। ये लैक ओपेरॉन मॉडल जिसमें स्पष्ट है स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y, A। इनमें से जीन Z ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ट्रांसक्राइब करता है। जीन Y गैलेक्टोसाइड परमिएज एंजाइम ट्रांसक्राइब करता है और जीन A गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। ये इंड्यूसिबल मॉडल का एक उदाहरण है। इसमें इंड्यूसर का कार्य लैक्टोज करता है। ये सिस्टम जिसमें कि अगर लैक्टोज उस
माध्यम में उपस्थित है, जिस माध्यम में ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ लैक्टोज इंड्यूसर का कार्य करता है और ये लैक्टोज रेगुलेटर जीन के प्रोडक्ट, जिसे कि रिप्रेसर कहा जाता है, इसके साथ बाइंड हो जाता है, जिससे इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये कॉम्प्लेक्स चूंकि ऑपरेटर जीन पर बाइंड नहीं हो पाता है, ऑपरेटर जीन फ्री होता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज का पाथ ब्लॉक नहीं हो पाता है और स्ट्रक्चरल जीन्स के द्वारा मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन संभव हो पाता है। चूंकि यहाँ लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह कार्य कर रहा है, इसे इंड्यूसिबल मॉडल कहा जाता है। कुछ की पॉइंट्स हम लैक ओपेरॉन मॉडल्स का देख लेते हैं। द लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई contains genes involved in lactose metabolism. It's expressed only when lactose is present and glucose is absent. ये जो इंड्यूसिबल मॉडल है, इसमें जीन्स अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जबकि लैक्टोज उपस्थित हो और ग्लूकोज एब्सेंट हो। Two regulators turn the operon on and off in response to lactose and glucose levels. The lac repressor and catabolite activator proteins. The lac repressor acts as a lactose sensor. It normally blocks transcription of the operon but stops acting as a repressor when lactose is present. The lac repressor senses lactose indirectly through its isomer allolactose. Catabolite activator protein act as a glucose sensor. It activates transcription of the operon but only when glucose levels are low. CAP senses glucose indirectly through the hunger signal molecule CAMP. What makes the lac operon turn on? क्या होता है या किन परिस्थितियों में ये लैक ओपेरॉन मॉडल या सिस्टम ऑन होता है और इट गेट्स टर्न ऑन? E. coli bacteria can break down lactose, but it's not their favorite fuel. If glucose is around, they would much rather use that, क्योंकि ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में या उपयोग करने में स्टेप्स भी कम हैं और लेस एनर्जी इस्तेमाल होती है, whereas more energy is required to use the lactose. However, if lactose is the only sugar available, the E. coli will go right ahead and use it as an energy source. To use lactose, the bacteria must express the lac operon genes, which encode key enzymes for lactose uptake and metabolism, to be as efficient as possible. E. coli should express the lac operon only when two conditions are met. पहला वो कंडीशन जबकि लैक्टोज अवेलेबल हो और दूसरा ग्लूकोज अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर लैक्टोज सेल में या माध्यम में उपस्थित है तो बैक्टीरिया लैक्टोज को इस्तेमाल करेगा और इसके ब्रेकडाउन के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की आवश्यकता होती है और इस एंजाइम के सिंथेसिस के लिए ही लैक ओपेरॉन टर्न ऑन होता है।
ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है। इस तरीके से हमने देखा कि लैक ओपेरॉन टर्न ऑन तभी होता है जब लैक्टोज अवेलेबल हो और ग्लूकोज अवेलेबल ना हो। स्ट्रक्चर ऑफ द लैक ओपेरॉन, ये हमने पहले देखा है डायग्राम में कि लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, लैक Z, लैक Y और लैक A, और ये जीन्स ट्रांसक्राइब करते हैं एक सिंगल मैसेंजर RNA को जो कंट्रोल होता है प्रमोटर जीन्स के कारण। जीन्स इन द लैक ओपेरॉन स्पेसिफाई प्रोटीन that help the cell utilize lactose. LAC-Z encodes an enzyme that splits lactose into monosaccharides, as I told you earlier, that can be fed into glycolysis. Similarly, LAC-Y encodes a membrane-embedded transporter that helps bring lactose into the cell. लैक Y का प्रोडक्ट भी जरूरी है इस लैक्टोज को सेल के अंदर लाने के लिए। The lac operon also contains a number of regulatory DNA sequences. These are regions of DNA to which particular regulatory proteins can bind, controlling transcription of the operon. हमने इकोलाई बैक्टीरिया में इंड्यूसिबल ओपेरॉन मॉडल को समझा है। अब हम रिप्रेसिबल मॉडल को समझते हैं। ये है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज एन ओपेरॉन, अ ग्रुप ऑफ जीन्स that is used or transcribed together that codes for the components for production of tryptophan. The tryptophan operon is present in many bacteria but was first characterized in E. coli bacteria. Tryptophan operon, इसमें जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चरल जीन्स की संख्या 5 है, जिन्हें ट्रिप्टोफैन A, ट्रिप्टोफैन B, ट्रिप्टोफैन C, ट्रिप्टोफैन D और ट्रिप्टोफैन E नाम दिया गया है। और ये स्ट्रक्चरल जीन्स 3 एंजाइम्स को कोड करते हैं जो ट्रिप्टोफैन को बनाते हैं या बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें भी ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन्स होते हैं। इसे रिप्रेसिबल कहा जाता है क्योंकि रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट, जिसे कि एपोरिप्रेसर कहा जाता है, ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होने के कारण ये ऑपरेटर जीन के साइट पर बाइंड नहीं होता है, जिससे कि ऑपरेटर जीन फ्री होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का पाथ फ्री होने के कारण ट्रिप्टोफैन का प्रोडक्शन या ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस जारी रहता है। यहाँ इस ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन जो कि एंड प्रोडक्ट है, ये स्वयं एक को रिप्रेसर की तरह काम करता है। अगर इसकी मात्रा सेल्स में ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो ये स्वयं को रिप्रेसर की तरह काम करता है और ये रेगुलेटर जीन के एपोरिप्रेसर से कंबाइंड होकर को रिप्रेसर एपोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, जिससे ऑपरेटर जीन
ब्लॉक हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज का पाथ ब्लॉक होने के कारण आगे और ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। इसमें ट्रिप्टोफैन फीडबैक इन्हिबिशन के द्वारा भी ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस को इन्हिबिट करता है और इस हेतु ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस पाथवे के प्रथम एंजाइम में एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशंस के द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार से इस मॉडल को रिप्रेसिबल मॉडल कहा जाता है क्योंकि इसमें एंड प्रोडक्ट स्वयं ही अपने सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब हम कुछ निगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, इसे समझते हैं। निगेटिव कंट्रोल क्या होता है? इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल सिस्टम दोनों में ही प्रोटीन सिंथेसिस तभी संभव है जब ऑपरेटर जीन फ्री है। जब ऑपरेटर जीन ब्लॉक है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक जाता है। जीन एक्सप्रेशन तभी संभव है जब ऑपरेटर जीन फ्री होते हैं। इस प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस का कंट्रोल मैकेनिज्म निगेटिव टाइप का कहलाता है। निगेटिव कंट्रोल में रिप्रेसर रेगुलेटर प्रोटीन्स होते हैं और ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। चूंकि जीन ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है, इसे निगेटिव प्रकार का कंट्रोल कहा जाता है। जबकि पॉजिटिव कंट्रोल वो मैकेनिज्म होता है जिसमें कि रेगुलेटर प्रोटीन एक एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है और एंजाइम सिंथेसिस को बढ़ाता है। ये एक्टिवेटर डीएनए के इनिशिएटर साइट, जो कि सेपरेट कंट्रोलिंग साइट है, पर अटैच होता है। यह इनिशिएटर साइट आवश्यक नहीं है कि ऑपरेटर जीन हो। चूंकि रेगुलेटर प्रोटीन जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है, यह पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। अगर ओपेरॉन में म्यूटेशंस हो तो क्या रिजल्ट हो सकता है, इसको हम अब समझेंगे म्यूटेशंस इन दी ओपेरॉन के माध्यम से। पहला हम देखते हैं रेगुलेटर जीन में म्यूटेशन। रेगुलेटर जीन में म्यूटेशन से नॉन फंक्शनल रिप्रेसर प्रोटीन्स बनते हैं, जिसमें अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में चेंजेस होते हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स कहा जाता है। ये म्यूटेंट रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं हो पाते हैं और आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, जिससे स्ट्रक्चरल जीन्स मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब करते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, जबकि सेल में इन एंजाइम्स की आवश्यकता उस समय नहीं होती है। इस प्रकार के एंजाइम्स को कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स कहा जाता है। अगर म्यूटेशन प्रमोटर जीन में हो तो इसमें म्यूटेशन से या तो आरएनए पॉलीमरेज पूर्ण रूप से अटैच नहीं हो पाता है प्रमोटर साइट पर, या फिर इसके अटैचमेंट की दर में कमी या अधिकता देखी गई है। अगर आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं हो पाता है तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते हैं, एंजाइम्स नहीं बन पाते हैं। अब प्रमोटर म्यूटेशन, जिसमें कि मोर रैपिड अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है, जिससे एंजाइम सिंथेसिस की दर बढ़ जाती है। डाउन
प्रमोटर म्यूटेशन, जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट की दर कम हो जाती है, जिससे एंजाइम सिंथेसिस कम हो जाता है। हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने आज प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन को ओपेरॉन मॉडल्स के माध्यम से समझा, जिसमें हमने दो प्रकार के सिस्टम्स देखे, इंड्यूसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल सिस्टम। इंड्यूसिबल सिस्टम, अगर इस सिस्टम में इंड्यूसर एब्सेंट है तो रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट, जिसे कि रिप्रेसर कहा जाता है, ये एक्टिव होता है और ये ऑपरेटर जीन पर बाइंड हो जाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज का पाथ ब्लॉक हो जाने के कारण स्ट्रक्चरल जीन्स के द्वारा मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है और एंजाइम सिंथेसिस नहीं हो पाता है। इंड्यूसिबल सिस्टम में इंड्यूसर प्रेजेंट हो तो रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट, जिसे कि रिप्रेसर कहा जाता है, ये एक्टिव होता है और ये इंड्यूसर के साथ बाइंड होकर इनएक्टिव हो जाता है। इससे रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर जीन पर बाइंड नहीं हो पाता है, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज का पाथ फ्री होता है और एंजाइम सिंथेसिस संभव हो पाता है। अब हम रिप्रेसिबल सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं कि अगर रिप्रेसिबल सिस्टम में को रिप्रेसर एब्सेंट हो तो उस परिस्थिति में रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट इनएक्टिव हो तो उसे एपोरिप्रेसर कहते हैं। इनएक्टिव होने के कारण ये ऑपरेटर जीन पर बाइंड नहीं हो पाता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन संभव हो पाता है स्ट्रक्चरल जीन्स के द्वारा और एंजाइम सिंथेसिस हो पाता है। अगर रिप्रेसिबल सिस्टम में को रिप्रेसर प्रेजेंट हो तब उस कंडीशन में रेगुलेटर जीन के प्रोडक्ट एपोरिप्रेसर, जो कि इनएक्टिव होता है, इससे को रिप्रेसर जुड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिससे रिप्रेसर एक्टिव हो जाता है। ये ऑपरेटर जीन पर बाइंड हो जाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज का पाथ ब्लॉक हो जाता है और मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, एंजाइम सिंथेसिस संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हमने पूरा एक रिवीजन देखा लैक ओपेरॉन में और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का। थैंक यू वेरी मच।